ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसने कठिन चुनौतियों के बीच एक नव स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और अब एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बन गया है। आर्थिक सफलताओं से लेकर सामाजिक क्रांतियों तक ये अप्रत्याशित मोड़ों और गहन परिवर्तनों से भरी यात्रा है। लेकिन ये अविश्वसनीय परिवर्तन कैसे सामने आया? पिछले 78 वर्षों में भारत की तीव्र वृद्धि के पीछे क्या रहस्य छिपे हैं? आइए इस पॉडकास्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करें। 15 अगस्त 2024 को जब एक्सपर्ट एक्स 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तो वह 1947 से लेकर अब तक की भारत की यात्रा के बारे में भी बात करने जा रहा है। ये जश्न मनाने और ये समझने का भी अवसर है कि भारत का परिवर्तन इस समय के दौरान कितना उल्लेखनीय रहा है। इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर उन देशों की सूची दी गई है जिन्होंने 1930 के दशक से लेकर 1950 के अंत तक औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सबसे पहले आता है 1930 का दशक, जिसमें इराक को ब्रिटेन से 1932 में, सऊदी अरब का एकीकरण और स्वतंत्रता 1932 में, फिर आता है 1940 का दशक, जिसमें लेबनान को फ्रांस से 1943 में, सीरिया को फ्रांस से 1946 में, जॉर्डन को ब्रिटेन से 1946 में, फिलीपींस को अमेरिका से 1946 में, भारत को ब्रिटेन से 1947 में, पाकिस्तान को ब्रिटेन से 1947 में, बर्मा यानी म्यांमार को ब्रिटेन से 1948 में, श्रीलंका यानी सीलोन को ब्रिटेन से 1948 में, इजराइल को ब्रिटेन जनादेश से 1948 में, दक्षिण कोरिया को जापान से 1948 में, उत्तर कोरिया को जापान से 1948 में, इंडोनेशिया को नीदरलैंड से 1949 में। अंत में आता है 1950 का दशक। लीबिया को संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद से 1951 में, कंबोडिया को फ्रांस से 1953 में, लाओस को फ्रांस से 1953 में, वियतनाम को फ्रांस से 1954 में, सूडान को ब्रिटेन और मिस्र से 1956 में, ट्यूनीशिया को फ्रांस से 1956 में, घाना को ब्रिटेन से 1957 में, मलेशिया यानी मलय संघ को ब्रिटेन से 1957 में और गिनी को फ्रांस से 1958 में। इन सभी देशों के विपरीत तुलना करने पर हम पाते हैं कि भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इस प्रगति के कई कारण हैं, जैसे कि भारत के 6 ऐसे तत्व हैं जो पिछले 78 वर्षों में भारत के विकास की कहानी, आकांक्षाओं और प्रगति को व्यापक रूप से चित्रित कर सकते हैं। भारत आर्थिक रूप से, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और राजनीतिक रूप से एक बहुआयामी देश के रूप में विकसित हुआ है और इसकी रक्षा क्षमताएं भी असाधारण हैं। ये इसकी एक महत्वपूर्ण प्रगति है और केवल इस बात को रेखांकित करती है कि एक राष्ट्र अपने भारतीय मूल्यों और परंपराओं से जुड़े रहते हुए भी कितना आगे बढ़ गया है। तो इसका पहला तत्व है अर्थशास्त्र, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आज भारत अपने कृषि संघर्षों से उभरकर कृषि के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बन गया है। 1947 से जिस वक्त भारत औपनिवेशिक शासन की लंबी छाया से बाहर निकला था, तब से ही ये मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था ही रहा है, किंतु जिसका औद्योगिक आधार बहुत कमजोर था और ये एक कुटीर उद्योग से ज्यादा कुछ नहीं था। उस समय कृषि के अंदर 70% आबादी काम करती थी, जो अकुशलता, कम उत्पादकता, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता से ग्रस्त थी और समाज में गरीबी व्याप्त थी। आज हालांकि भारत का कृषि मार्ग बहुत अधिक मजबूत और लचीला है और ये अतिरिक्त खाद्यान्न भी पैदा कर रहा है। तो इस तरह भारत न केवल अपनी आबादी को खिला रहा है, इसका उपभोग कर रहा है, बल्कि भारत उन्हें जहां भी आवश्यक हो निर्यात करने में भी सक्षम है। 1950 में भारत का कुल अनाज उत्पादन लगभग 50 लाख टन था और 2023 में ये लगभग 325 लाख टन था, जो कि 6 गुना अधिक है।
आज भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी सेवाएं जीडीपी में 54% का योगदान देती है। भारत ने अपने आर्थिक आधार का उद्योग, कृषि और सेवाओं में विविधीकरण कर दिया है, जो कि आसान नहीं है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व्स $600 बिलियन से अधिक है और ये इसकी आर्थिक नीति की ताकत दर्शाती है। भारत की आर्थिक नीति, विवेक की नीति, बचत की नीति और व्यय की नीति की बारीकी से जांच की जाती है, चाहे सरकार कोई भी हो। इस नीति ने देश को बाहरी झटकों से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम बनाया है, चाहे वह 1990 के दशक के अंत में एशियाई टाइगर्स यानी एशियन टाइगर्स का वित्तीय संकट हो, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट हो या कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक व्यवधान हो। भारतीय अर्थव्यवस्था उन परिस्थितियों में भी लचीली ही बनी रही। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सड़कों, रेल मार्गों और हवाई अड्डों का एक विस्तृत नेटवर्क विकसित किया है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है और देश भर में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक बिना किसी रुकावट की आपस में इनकी कनेक्टिविटी है। भारत ने 50,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में मेट्रो रेल प्रणाली यानी मेट्रो रेल सिस्टम्स विश्व स्तरीय हैं। जिस तरह के यातायात साधनों को वे उपयोग में लाते हैं, वे दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन सिद्धांत के एक विशेष चरित्र के रूप में भारतीयों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से लेकर मोबाइल प्रौद्योगिकी तक को अपनाया है और वर्तमान में देश में 70 करोड़ इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं। इस तरह ये दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक है। एक आलोचनात्मक अवलोकन यानी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा भारतीय अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने समय का उपयोग किया है, संकट की स्थिति को उलटने के लिए और देश की आवश्यकताओं को समझने के लिए उन्होंने सर्वोत्तम आर्थिक सूझबूझ का उपयोग किया है। 1991 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की असल मजबूती और बुनियादी ढांचे को कमोबेश विकसित कर लिया था, जिसके आधार पर एक खुली अर्थव्यवस्था की शक्ति का शुभारंभ किया जा सकता था। 1991 के बाद जब देश ने आर्थिक सुधार को होते देखा और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया, तो इससे उद्यमों के वैश्विक बाजारों के दरवाजे खुल गए और यही वह समय था जब महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई और लाखों भारतीयों की संभावित उद्यमशीलता अस्तित्व में आई। इसका दूसरा तत्व है शिक्षा, जो 1947 से आज तक की अपनी यात्रा में, जब उसकी ज्ञान तक केवल सीमित पहुंच थी, आज वर्तमान में ज्ञान महाशक्ति बन गई है। स्वतंत्रता के समय निरक्षरता दर 80% से अधिक थी और आज भारत ने उन दयनीय आंकड़ों को उलट दिया है। आज साक्षरता दर 80% से अधिक है। 1947 में आजादी मिलने पर अपनी यात्रा के शुरुआत से ही भारत के नेताओं ने सभी राजनीतिक वर्गों की परवाह किए बिना शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के साधन के रूप में प्राथमिकता दी और इसने आने वाले समय में नाटकीय परिवर्तन के लिए मंच तैयार कर दिया। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू हुआ था, किंतु संसद के उस अधिनियम से पहले भी भारत की सड़कों पर सुबह सुबह घूमने वाला कोई भी व्यक्ति सभी आर्थिक वर्गों से आने वाले हर आयु वर्ग के बच्चे को उतावलेपन से उनके स्कूल की ओर दौड़ते हुए देखता था। उनके माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने या लंच बॉक्स पैक करने का काम करते हैं, जो उनके गुमनाम समर्पण को दर्शाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चों को सही शिक्षा मिले। भारत के भविष्य यानी भारत के वर्दीधारी बच्चों को शिक्षा की चाह में स्कूल जाते हुए देखना एक शानदार नजारा है, जिसकी प्रेरणा केवल भारत द्वारा अपनाई गई शिक्षा नीति से ही मिल सकती है। देश के शहरों और गांवों में जगह जगह पर 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 40,000 कॉलेज हैं। इस तरह ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है। हर साल 3.5 लाख छात्र आईआईटी और आईआईएम समेत विभिन्न संस्थानों में दाखिला लेते हैं। ये विश्व स्तरीय प्रमुख संस्थान हैं और शिक्षा और शोध में अपनी उत्कृष्टता के लिए उन्होंने दुनिया भर में मान्यता हासिल की है। इसकी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी मैसिव ओपन लाइन कोर्सेज निःशुल्क हैं।
ये देश के किसी भी कोने से लाखों छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया ने ई लर्निंग के प्रसार को भी आसान कर दिया है। ये सारी चीजें भारत के संकल्प को दर्शाते हैं कि वह अपनी पूरी जनसंख्या यानी अरबों की आबादी को शिक्षित करेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीज और तर्क की शक्ति को शिक्षा में आत्मसात करेगा। इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत एक वैश्विक ज्ञान शक्ति समूह यानी ग्लोबल नॉलेज पावर ब्लॉक के रूप में उभरा है और महत्वपूर्ण ढंग से अनुसंधान और विकास में अपना योगदान दे रहा है। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि वैज्ञानिक प्रकाशनों यानी साइंटिफिक पब्लिकेशंस को प्रकाशित करने की संख्या के मामले में भारतीय विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, चाहे वे भारत में हो या भारत के बाहर। साइकिल क्रांति या मध्याह्न भोजन योजनाओं द्वारा बालिका शिक्षा को सक्षम बनाने पर जोर देने की पहले किसी से पीछे नहीं है। किसी अन्य विकसित देश में इस तरह के सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और सहायता प्रणालियां शायद ही कभी देखने को मिलती हैं। इसलिए निस्संदेह भारत के शिक्षित होने की आकांक्षा और शिक्षा नीति सभी भारतीयों के लिए अत्यधिक गर्व का प्रथम कारण रही है। शिक्षा प्रणाली अपने देश की नियति को आकार देने वाली परिवर्तनकारी शक्ति का स्रोत रही है। तीसरा तत्व है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानसिकता। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और इसके पास आईआईटी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, अटल नवाचार मिशन यानी एटाल इनोवेशन मिशन, डिजिलॉकर और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि डिजिलॉकर एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थान हैं। ये इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए विख्यात केंद्र हैं। 1950 के दशक से ही ये विश्व की ईर्ष्या का कारण बनकर प्रगति कर रहे हैं। भारत जितना संभव हो सके उतनी ही कम लागत पर रॉकेट और मिसाइलें प्रक्षेपित कर रहा है, चाहे वह मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, मंगलयान हो, चंद्रयान हो या इसरो की इनसैट उपग्रह श्रृंखला हो। ये सब उल्लेखनीय सफलता का एक चित्र है और भारत पिछले 78 वर्षों से इस सफलता को कदम दर कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया की आईटी सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है और इसका सॉफ्टवेयर उद्योग 15,000 करोड़ डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। भारत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, टेक-एम और कई अन्य दिग्गज कंपनियों को बनाया है। ये सभी कंपनियां वैश्विक खिलाड़ी हैं जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। इन सभी बड़ी कंपनियों की वजह से ही इनकी ऐसी कई शाखाएं हैं जो भारत में लाखों लोगों को और दुनिया भर में भी लाखों भारतीयों को रोजगार दे रही हैं। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और विशेष रूप से ये कोविड-19 महामारी के दौरान गर्व से दिखाई दिया, जब भारत वैश्विक टीकाकरण उत्पादन में अग्रणी रहा था। भारत दुनिया भर में कोविड के टीकों की लाखों खुराकें निर्यात कर रहा है। आज भारत जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश है और ये टीकों और जेनेरिक दवाओं की वैश्विक मांग का 50% उत्पादन करता है। कल्पना करें कि क्या 78 साल पहले ये संभव था। परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेगा और जिस गति से भारत इस प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में प्रगति कर रहा है, मुमकिन है कि वह इस लक्ष्य को उस तारीख से बहुत पहले ही प्राप्त कर लेगा। ये सब इसके वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और निश्चित रूप से इसके नीति निर्माताओं की कड़ी मेहनत और निष्ठा का ही परिणाम है, जो इसके वैश्विक नेता बनने की दूरदर्शिता का एक साक्ष्य है। चौथा तत्व है भारतीय सशस्त्र बल। 1947 में भारत एक कमजोर देश था और आज ये एक सामरिक ताकत है।
सभी वैश्विक शक्तियां भारत को अपनी साझेदारी में शामिल करना चाहती हैं, चाहे वह रूसी गठबंधन हो या अमेरिकी गठबंधन। भारत एक ऐसा रणनीतिक साझेदार है जो सबका पसंदीदा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये 20 लाख भारतीय सैनिकों के इतिहास पर आधारित है, जिन्होंने अपनी बहादुरी, पराक्रम और गौरव के साथ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय मूल्यों का प्रमाण प्रस्तुत किया है। औपनिवेशिक भारत ने ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़ाई लड़ी। भारतीय सैनिकों ने भी आजाद हिंद फौज के रूप में लड़ाई लड़ी, और इन सैनिकों का ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि पिछला प्रदर्शन, चाहे उनकी वफादारी किसी भी पक्ष की तरफ हो, बेदाग रही है, और ऐसा ही है। 1947 के बाद से कई युद्ध हुए हैं, जिसमें कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है, जिसमें भारतीय सेना कश्मीरियों के अधिकारों की रक्षा करने में सफल रही। यहां पर चीन द्वारा भारत के साथ किए गए विश्वासघात और पंचशील समझौते का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। लेकिन 1962 के धोखे के बाद सेना द्वारा शीघ्र ही सबक सीख लिए गए और 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण को कुचलने वाली तथा 1971 में बांग्लादेश बनाने वाली सैन्य शक्ति बन गए। आज भारतीय सशस्त्र बल विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है और इसमें 14 लाख सक्रिय जवान और अधिकारी हैं, जो लगभग 15,000 किलोमीटर भूमि सीमा और 7,500 किलोमीटर समुद्र तट की रक्षा कर रहे हैं। चाहे वह हिमालय का कठोर ठंडा इलाका हो, दक्षिण में अशांत समुद्र हो, या पश्चिम में तपते रेगिस्तान, या फिर पूर्वोत्तर के अभेद्य इलाके ही क्यों न हों। 1974 में पोखरण 1 और 1998 में पोखरण 2 जैसे परमाणु परीक्षणों के साथ भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है, और इसने दुनिया को ये भी दिखाया है कि वह किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। भारत अपनी ताकत के लिए परमाणु नीति के मूल सिद्धांत का भी उपयोग करता है, जो पहले प्रयोग नहीं यानी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, और इसलिए भारत एक विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बनाए रखना जारी रखता है, जो जिम्मेदार परमाणु प्रबंधन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दुनिया भर में इस बात का सम्मान किया जाता है कि भारत ने किसी भी देश को परमाणु हथियारों की धमकी नहीं दी है। भारत ने तेजस जैसा स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित किया है तथा उसके पास अग्नि, नाग, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी अनेक उन्नत मिसाइल प्रणालियां हैं, जिनमें से अनेक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और इसके बेड़े में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है, जिसकी कल्पना क्या 78 साल पहले की जा सकती थी। वर्तमान में भारत एक वांछित रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसी शक्तिशाली सैन्य शक्तियां भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना चाहती हैं। वे उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के उद्यमों में भारत के साथ साझेदारी करने के अवसर तलाश रहे हैं। रक्षा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड गठबंधन यानी क्वाड अलायंस विश्व सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। इस तरह से भारत की सैन्य ताकत ने कूटनीतिक प्रयासों के साथ मिलकर देश को वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है, और ये एक शानदार उपलब्धि है। 1940 और 50 के दशक के आसपास स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले किसी भी देश के लिए भारतीय प्रगति अत्यधिक प्रभावशाली है। पांचवां तत्व है राजनीतिक विकास। 1947 में भारत एक नवजात लोकतंत्र था, किंतु 78 साल बाद इसकी लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया भर में एक मिसाल है। भारत एक वैश्विक कूटनीतिक खिलाड़ी है और इसके लोकतंत्र के मॉडल विशाल हैं। इसका लोकतंत्र विकसित देशों के लिए भी एक बेमिसाल उदाहरण है। भारतीय चुनाव आयोग ने 2024 के आम चुनाव 10 लाख मतदान केंद्रों पर लगभग 96 करोड़ वयस्क मतदाताओं के मताधिकार के साथ आयोजित किए। उन्होंने मतदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया और 1.5 करोड़ कर्मचारियों और अधिकारियों को इस काम पर लगाया। उन्होंने माल और अधिकारियों की आवाजाही के लिए 4 लाख वाहनों, 1700 सॉटियों और 135 ट्रेनों का इस्तेमाल किया,
सत्ता का हस्तांतरण हमेशा बिना किसी रुकावट के रहा है और ये लोकतंत्र की मजबूती और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान को दर्शाता है। 1947 में भारत एक नवजात राजनीतिक इकाई था और इसके सामने गरीबी, अशिक्षा और सांप्रदायिक तनाव जैसी बड़ी चुनौतियों के साथ विविध और विभाजित आबादी को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा कार्य था। लेकिन तब इसके नेताओं और नीति निर्माताओं ने 550 से अधिक रियासतों को एकीकृत करके भारतीय संघ का गठन किया था। इन सभी बाधाओं के बावजूद भारत ने 1950 में एक संवैधानिक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, जिसने अपने सभी नागरिकों के लिए मौलिक मानवाधिकार यानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स सुनिश्चित किए तथा न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन की रूपरेखा स्थापित की। एक्सपर्ट एक्स अपने सभी पाठकों को भारत के संविधान की रचना पर आधारित 10 भाग की टेलीविजन मिनी सीरीज यानी कि सीमित श्रृंखला देखने की सलाह देता है। इसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया है और इसका नाम है संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण। ये सभी भारतीयों और दुनिया भर में राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए एक जरूर देखिए टेलीविजन मिनी सीरीज है। ये पूरी तरह से संविधान सभा के सदस्यों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की और भारत का विचार यानी आइडिया ऑफ इंडिया, इस विचारधारा को मजबूती से अपनाते हुए जिस तरह से उन्होंने मुद्दों की जटिलता का सफलतापूर्वक हल निकाला, इसकी सराहना करने में मदद करेगी। 78 वर्षों के बाद भी भारतीय इस संविधान को गर्व के साथ कायम रखते हैं, इसका दृढ़तापूर्वक समर्थन करते हैं तथा इसकी अंतर्निहित भावना के प्रति निरंतर आभार व्यक्त करते हैं। आज भारत के राजनीतिक परिदृश्य में 25 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनमें पूर्व में तृणमूल कांग्रेस से लेकर पश्चिम में एनसीपी, दक्षिण में डीएमके, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस तक शामिल है। देश भर में कई अन्य पार्टियां भी बिखरी हुई हैं, जो भारतीयों की विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी बहुतायत भारतीय लोकतंत्र की ताकत और लचीलेपन को दर्शाती है। नीतियों पर विविध विचारों के प्रति सम्मान, जो एक परिपक्व लोकतंत्र में ही ताकत के रूप में उभर कर आता है। भारत 78 वर्षों में उस अच्छी समझ को हासिल करने में सक्षम रहा है। ऐसे समय भी आए जब लोकतंत्र पर खतरा सिर पर मंडरा रहा था, लेकिन तब भारतीयों ने एकजुट होकर उन खतरों से निपटने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इतिहास का वह हिस्सा हमें यह भरोसा दिलाता है कि भविष्य में भी भारत अपने संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होगा और भारतीय लोकतंत्र की समग्र ताकत को बनाए रखेगा। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट में अपने नेतृत्व के साथ वैश्विक मंच पर भारत शासन में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। इसने अपनी ताकत अपने मजबूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों से प्राप्त की है। परिणाम स्वरूप भारत अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधारों की वकालत करने की स्थिति में है। भारत ब्रिक्स संगठन, G20 और शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम रहा है। भारत अमेरिका और रूसी ब्लॉक दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहा है, जिसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र में उसका प्रभुत्व भी शामिल है। यहाँ पर भारतीय सेना को सलाम करना होगा, क्योंकि भारत की कूटनीतिक पहलों के तहत सेना ने 49 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को अंजाम दिया है और 78 वर्षों में लगभग 2,60,000 सैनिकों को इसमें तैनात करके अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे कोरिया, कांगो, कंबोडिया, सोमालिया, रवांडा, लेबनान और कई अन्य जटिल और चुनौतीपूर्ण संघर्षरत क्षेत्रों में रहे हैं। इन सभी स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने विभिन्न क्षमताओं के साथ अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि नागरिक पुलिस यानी सिविलियन पुलिस, सैन्य पर्यवेक्षक यानी कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, मानवीय सहायता यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, चुनाव निगरानी यानी कि इलेक्शन मॉनिटरिंग तथा संघर्षोत्तर क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयास। भारतीय सेना के लिए ये किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है। वे न केवल युद्ध लड़ने में बल्कि शांति स्थापित करने में भी भारत के साहस, पराक्रम और बहादुरी का उदाहरण रहे हैं। एक नव स्वतंत्र राज्य के रूप में
मामूली शुरुआत से लेकर एक वैश्विक कूटनीतिक खिलाड़ी तक, भारत अपने संविधान की ताकत पर आधारित है और वैश्विक शांति के लिए अपने संकल्प पर खड़ा हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत को दिखाया है। आखिरी पर कमतर नहीं, छठा तत्व है इसकी विविधता। ये तत्व अनेकों बार खतरे में रहा है, लेकिन भारत अपनी अविश्वसनीय सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के सभी प्रमुख धर्म भारत में सम्मानपूर्वक विराजमान हैं। मोटे तौर पर वे धर्म हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और यहूदी। इन सभी धर्मों में कई भाषाएं और बोलियां हैं। 22 आधिकारिक भाषाओं, 10,000 से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली 121 भाषाओं, कई बोलियों और अनगिनत लहजों के साथ देश भर में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। ये भारतीय विविधता की वह परिभाषा है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती, जो इस देश को महान बनाती है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से कन्याकुमारी के आध्यात्मिक धूप से सराबोर तटों तक, जहां विवेकानंद स्मारक शिला यानी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की याद दिलाता है। विविधता सिर्फ हर एक की पहचान का सम्मान करने में नहीं है, बल्कि इसकी ताकत एकजुटता में निहित है, जो 78 साल के इतिहास में बार बार प्रदर्शित हुई है। इस प्रकार भारत आज दुनिया में आशा का प्रतीक बन चुका है, जो धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं से विभाजित है। भारत विविधता में अविभाज्यता यानी इनसेपरेबिलिटी की भावना को दर्शाता है और ये एकजुटता हजारों वर्षों के साझा इतिहास में मौजूद है। ये भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि मानवता का जीवंत, सांस लेता उत्सव बनाता है। 78 वर्षों का ये उल्लेखनीय परिवर्तन सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। ये संविधान की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जो देश के 1 अरब लोगों को समृद्ध, संयुक्त और धर्मनिरपेक्ष बनाने तथा देश की सीमाओं के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है। भारत लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और प्रगति की एक कहानी है। भारत अपने भविष्य की ओर देख रहा है और वैश्विक मंच पर अपने आरोहण के लिए तैयार है। ये अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से मार्गदर्शित है। इसलिए प्रगति की इसकी ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसका सर्वश्रेष्ठ आना तो अभी बाकी है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।